सभी मित्रों को राम राम, राधे राधे, नमस्कार। तो मित्रों, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं, ये टॉपिक रहेगा अपने राजस्थान की उत्पत्ति, यानी राजस्थान की उत्पत्ति, और फिर पढ़ेंगे अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार। यानी अपने जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो रहेगा आपका राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करने से पहले अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। तो आइए पढ़ते हैं अपने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। तो जितने भी मित्र नए हैं मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, तो प्लीज वो एक बार वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसके अलावा जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने राजस्थान की उत्पत्ति। तो मित्रों, राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो हमें प्रारंभ में जाना पड़ेगा। प्रारंभ में मतलब जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय वहीं से राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी है, यह सूर्य से अलग हुई। कहा जाता है कि जो सूर्य है, इसके अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। मित्रों, सूर्य के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ और सूर्य से एक पार्ट अलग हुआ, और जो पार्ट अलग हुआ ये आपकी पृथ्वी है। मित्रों, कहा जाता है कि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो इस समय एक आग का गोला, प्रारंभ में ये एक आग का गोला थी। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और ये जो पृथ्वी अलग हुई थी, सूर्य का जो पार्ट था जो सूर्य से अलग हुआ, ये धीरे धीरे कालांतर में ठंडा होता गया। और जब धीरे धीरे कालांतर में ठंडा होता गया मित्रों, तो इसके अंदर दो पदार्थों का निर्माण हुआ। पहला तो जल और दूसरा भूभाग, यानी स्थल और जल, इनका निर्माण हुआ मित्रों। और जिस स्थल का निर्माण हुआ, कहा जाता है कि इसके दक्षिण के अंदर एक स्थल का निर्माण हुआ। इस स्थल को जो नाम मिला मित्रों, ये था पेंजिया। स्थल को जो नाम दिया गया, ये नाम था मित्रों आपका पेंजिया। और दूसरा जो निर्माण हुआ, जिस पदार्थ का निर्माण हुआ, यह था मित्रों आपका जल, और जल को जो नाम दिया गया वो था मित्रों पैंथालसा, पैंथालसा सागर। जल को नाम मिला पैंथालसा सागर, और जो स्थल था मित्रों, इसे हमने नाम दे दिया पेंजिया। तो स्थल को पेंजिया कहा गया और जल को पैंथालसा सागर। यानी वर्तमान के अंदर जो अपने महाद्वीप है मित्रों, इन महाद्वीपों का निर्माण पूछ लिया जाए किससे हुआ, तो पेंजिया से। पेंजिया से किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का। तो पैंथालसा सागर से महासागरों का निर्माण हुआ मित्रों। तो प्रारंभ में दो पदार्थ बने, एक जल और दूसरा स्थल यानी भूभाग। अब क्या हुआ मित्रों, इसके अंदर निरंतर परिवर्तन जारी था। तो जो अब स्थल था, इस स्थल के अंदर धीरे धीरे फैलाव हुआ, और जब स्थल के अंदर मित्रों धीरे धीरे फैलाव होता गया, तो जो ये स्थल था, ये दक्षिण से उत्तर की ओर फैलना शुरू हुआ। और जब ये दक्षिण से उत्तर की ओर फैलना शुरू हुआ मित्रों, इस प्रकार से फैलाव इसके अंदर आया। और साथ में मित्रों जब फैलाव आया तो इसके अंदर एक विस्फोट और हो जाता है, जिसके कारण ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। अब जो ये स्थल था मित्रों, ये स्थल दो पार्टों के अंदर डिवाइड हो चुका था। और जब ये स्थल दो पार्टों में डिवाइड हुआ, तो बीच में इसके अंदर जो जल आया, इसे नाम दिया गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। और इसके चारों ओर जो जल था मित्रों, ये वही रहेगा पैंथालसा। और जब ये दो पार्टों में डिवाइड हुआ, तो ऊपर का जो पार्ट है मित्रों, इसे नाम दिया गया अंगारा लैंड। ऊपर के पार्ट को नाम दिया गया अंगारा लैंड, और नीचे का जो पार्ट है मित्रों, इसे नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से जो भूभाग था, जो स्थल था, वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंदर डिवाइड हो गया, और जो बीच में जल था मित्रों, इसे नाम मिला टेथिस सागर। तो इस प्रकार से इसके अंदर धीरे धीरे और परिवर्तन हुआ, और इसके अंदर और ज्यादा टुकड़ों के अंदर ये डिवाइड हुआ। और जैसे आगे चल करके और ज्यादा टुकड़ों के अंदर डिवाइड हुआ मित्रों, तो इसी से स्थल से बनते हैं अपने
जितने भी महाद्वीप है ये बनेंगे और जल से बनेंगे महासागर। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप बने, कौन कौन से महासागर बने थे मित्रों। तो जो इसका ऊपर का पार्ट था इसे हमने नाम दिया अंगारा लैंड, और जो नीचे का पार्ट है मित्रों इसे हमने नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। अब आइए कि अंगारा लैंड से किस किस का निर्माण हुआ। तो अंगारा लैंड से जो निर्माण हुआ मित्रों, ये आपका एक तो उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा आपका एशिया, यूरोप, एशिया का थोड़ा बहुत पार्ट जो है दक्षिण का, ये आपका गोंडवाना लैंड से भी आएगा। तो याद रखना उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इनका निर्माण तो किससे हो रहा है मित्रों, अंगारा लैंड से। नीचे के हिस्से को हमने नाम क्या दिया, गोंडवाना लैंड। तो इसके दक्षिणी हिस्से से मित्रों एक तो आपका ये दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप, एक आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रकार से जो अंगारा लैंड है इससे 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, जबकि अंटार्कटिका से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों का निर्माण होता है मित्रों। आइए अब पढ़ते हैं अपने कि राजस्थान की उत्पत्ति इनमें से कौन से स्थल से हुई थी या कौन से स्थल के भाग से हुई। तो मित्रों यहां पर देखिए कि एशिया का निर्माण किससे हो रहा है, अंगारा लैंड से हो रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत इसका जो दक्षिण का हिस्सा है इसका निर्माण जो है वो कहां से होगा, गोंडवाना लैंड से हुआ। अब बात आए कि राजस्थान की उत्पत्ति कहां से हुई, अंगारा लैंड से या गोंडवाना लैंड से या तैतीस सागर से, किसका अवशेष माना जाता है राजस्थान को। तो देखिए मित्रों, राजस्थान की जो उत्पत्ति है यह मानी जाती है आपकी तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। हालांकि हमने पढ़ा कि एशिया का निर्माण किससे हुआ, अंगारा लैंड से, तो राजस्थान का निर्माण फिर गोंडवाना लैंड से कैसे हुआ। तो मित्रों प्रारंभ के अंदर अफ्रीका जो है इसी का भाग था अपना राजस्थान, और जैसे जैसे इसके अंदर परिवर्तन होता गया तो इसका एक पार्ट यहां से अलग हुआ और ये जाकर के जुड़ जाता है मित्रों इधर एशिया के अंदर। और जब ये एशिया के अंदर जाकर के यहां पर जुड़ा तो इसके साथ में बीच का जो जल था मित्रों तैतीस सागर का, इस तैतीस सागर के द्वारा बहा करके जो लाई गई मिट्टी है वो इन दोनों के बीच में समा जाती है और ये चिपक जाता है इधर एशिया से जाकर के। तो राजस्थान का निर्माण किससे हुआ, तो गोंडवाना लैंड, और ये जो बहा करके लाई गई मिट्टी थी ये कौन से सागर की, तैतीस सागर की। तो राजस्थान की उत्पत्ति पूछ लिया जाए मित्रों तो राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुई है। राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुई है। आइए इसको अपना थोड़ा डिटेल से समझते हैं। राजस्थान का निर्माण, तो मित्रों राजस्थान का जो निर्माण है ये अभी हमने पढ़ा कि गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से मिलकर के हुआ है। अब कौन से क्षेत्र का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ और कौन से क्षेत्र का निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। तो गोंडवाना लैंड से अरावली पर्वतमाला जो है मित्रों इसका निर्माण हुआ, प्लस हाड़ौती क्षेत्र। जो हाड़ौती क्षेत्र है अपने राजस्थान का दक्षिण पूर्वी का हिस्सा जो है, और जो ये अरावली पर्वतमाला है मित्रों इनका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। जबकि मरुस्थलीय भाग और मैदानी जो प्रदेश है, मैदानी क्षेत्र जो है, इनका निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। अब देखिए कि इनका क्रम पूछ लिया जाए तो मित्रों सबसे प्राचीनतम तो है अरावली पर्वतमाला, सबसे प्राचीन तो है अरावली पर्वतमाला, और नवीनतम है मैदानी प्रदेश। नवीनतम है आपका मैदानी प्रदेश, क्योंकि जो ये मैदानी प्रदेश होते हैं मित्रों इनमें नदियों के द्वारा मिट्टी वगैरह बहा करके लाई जाती है, कंकड़ वगैरह बहा करके लाई जाती है।
तो इनका जो निर्माण है वो होता रहता है, इसलिए मैदानी प्रदेश को सबसे नवीनतम कहा जाता है और अरावली पर्वतमाला को सबसे प्राचीन कहा जाता है। हाँ, निर्माण की दृष्टि से इनका क्रम पूछ लिया जाए तो याद रखना मित्रों, सबसे पहले 1 नंबर पर रहेगा अरावली पर्वतमाला रहेगी आपकी, 2 नंबर पर हाड़ौती प्रदेश रहेगा या पठारी जो क्षेत्र कहा जाता है, पठारी क्षेत्र, इसे ये रहेगा 2 नंबर पर। 3 नंबर पर यहां पर आ जाएगा मित्रों आपका मैदान और 4 नंबर पर आ जाएगा मरुस्थल। 4 नंबर पर यहां पर आएगा मरुस्थल। हालांकि नवीनतम कहा जाता है मैदान को, क्योंकि ये अपना निर्माण कार्य है वो करते रहते हैं, नदियां वगैरह यहाँ पर वो क्षेत्र है नदियों का क्षेत्र, तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, तो उसे नवीनतम कहा जाता है। हाँ, जिस समय इनकी उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति के अकॉर्डिंग सबसे प्राचीन अरावली आ जाएगा, 2 नंबर पर दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र जिसे कहा जाता है, और 3 नंबर पर मैदान और 4 नंबर पर आ जाएगा मित्रों मरुस्थल। अब जो मित्रों यह हाड़ौती और अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती और अरावली पर्वतमाला, ये जब इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ा जाए तो इंडिया ज्योग्राफी में भारतीय प्रायद्वीप के अंदर पढ़ा जाता है, भारतीय प्रायद्वीप के अंदर पढ़ा जाता है, जबकि मरुस्थल और जो मैदानी क्षेत्र है मित्रों, मरुस्थल और मैदान को भारत के उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ा जाता है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान, यहाँ पर इन दोनों को पढ़ा जाता है, जबकि प्रायद्वीप या पठार के अंदर, प्रायद्वीप या पठार में पढ़ा जाता है अरावली और हाड़ौती को। अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो आइए कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, यानी 2 शब्द है यहाँ पर, एक स्थिति है और दूसरा विस्तार है मित्रों। तो 2 बातें पढ़ेंगे यहाँ पर, एक तो स्थिति पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे विस्तार। अब देखना ये कि स्थिति में क्या पढ़ेंगे और विस्तार में क्या पढ़ेंगे मित्रों। तो स्थिति के अंदर मित्रों अक्षांश पढ़े जाते हैं, स्थिति में अक्षांश और देशांतर। स्थिति में तो पढ़ेंगे अपने अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे मित्रों। और दूसरा विस्तार, इसके अंदर 3 बातें पढ़ेंगे, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। क्षेत्रफल, आकृति और सीमा, ये 3 बातें पढ़ेंगे विस्तार में। स्थिति में पढ़ेंगे अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति मित्रों। अक्षांश रेखाएं मित्रों वो होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं वो होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है मित्रों। यदि अक्षांशीय स्थिति देखा जाए तो अपना राजस्थान यहां पर है मित्रों, और अक्षांश के आधार पर इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। और राजस्थान यहां पर है तो कौन से अक्षांश में हुआ मित्रों? उत्तरी अक्षांश में। राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है, जबकि देशांतर रेखाएं वो होती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, और ये भी 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं मित्रों, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। और इस देशांतरों की स्थिति में देखा जाए तो अपना राजस्थान यहां पर है मित्रों, यानी देशांतर में कौन सी साइड हो गई? पूर्व, और अक्षांश में कौन सी साइड हो गई? उत्तर। तो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान की आकृति क्या रहेगी? उत्तर पूर्व। क्या रहेगी? उत्तर पूर्व रहेगी मित्रों। तो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति रहेगी उत्तर पूर्व। दूसरा, यदि भारत के अनुसार पूछ लिया जाए कि भारत में पूछ लिया जाए कहां पर है मित्रों, तो भारत के अंदर मित्रों आपने मैप देखा होगा भारत का, कि जो भारत का मैप इस प्रकार से बनता है मित्रों। इस मैप के अंदर आपका जो राजस्थान है ये पश्चिम साइड के अंदर है मित्रों। राजस्थान कहां पर आपका? पश्चिमी साइड के अंदर है यहां पर। और उत्तर से दक्षिण देखा जाए तब कौन सा हो जाएगा? उत्तर। तब हो जाएगा उत्तर। और पूर्व पश्चिम देखा जाए तब क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो भारत के अंदर इसकी स्थिति पूछ लिया जाए तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम रहेगी, जबकि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार उत्तर पूर्व। भारत में स्थिति उत्तर पश्चिम रहेगी अपने राजस्थान की मित्रों।
तो मित्रों अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान की स्थिति में विस्तार, यानी इसका कौन कौन से अक्षांशों के बीच, कौन कौन से देशांतरों के बीच जो है वो स्थित है मित्रों। तो आइए मित्रों, अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान अक्षांश और देशांतरों के मध्य जिनके स्थित है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी किनारा भी पढ़ेंगे मित्रों। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी किनारा। तो मित्रों सबसे पहले इसका जो उत्तरी किनारा है ये रहेगा आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट और कोणा गांव, हिंदू मलकोट, कोणा गांव। जबकि इसका जो दक्षिणी किनारा है मित्रों, ये दक्षिणी किनारा रहेगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कुशलगढ़, बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील और बोरकुंड गांव। गांव कौन सा है मित्रों? बोरकुंड गांव। जबकि इसका जो पश्चिमी किनारा है ये आपका जिला कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर में पड़ता है मित्रों समकटरा गांव, समकटरा गांव। जबकि जो पूर्वी किनारा है ये पड़ता आपका धौलपुर जिले में, धौलपुर, राजाखेड़ा और गांव का नाम है मित्रों सिलोन। धौलपुर, राजाखेड़ा, सिलोन गांव। तो ये तो इसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी किनारा अपने राजस्थान का। यानी उत्तरी किनारा श्री गंगानगर, हिंदू मलकोट, कोणा गांव, दक्षिणी किनारा बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बोरकुंड गांव और पश्चिमी किनारा जैसलमेर, समकटरा गांव और इधर पूर्वी किनारा धौलपुर, राजाखेड़ा, सिलोन गांव है मित्रों। इसके अलावा इसका अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है यह मित्रों इधर इसका 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट। जबकि इसका जो देशांतरीय विस्तार है मित्रों ये रहेगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। ये है इसका देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय रहेगा 30 डिग्री 12 मिनट, यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और देशांतरीय रहेगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखिए एक इनकी छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि याद किस प्रकार से रहेगा। तो मित्रों श्री गंगानगर, हिंदू मलकोट, कोणा गांव, यानी गंगानगर पंजाब टच एरिया है, उधर हरियाणा पंजाब टच एरिया मित्रों, और वहां पर नदियां वो बहती रहती है, तो वहां पर कोई भी तीस नहीं मरता, वहां पर कोई भी तीस नहीं मरता क्योंकि 12 महीने नदियां बहती है। ऊपर गंगानगर वाले एरिया के अंदर कोई भी तीस नहीं मरता क्योंकि 12 महीने वहां पर नदियां बहती रहती है भी। जब यहां पर कोई भी तीस नहीं मरता तो फिर तीस कहां पर मरते हैं भी? तीस तो उन्नय मरे। यहां पर कोई भी तीस नहीं मरता क्योंकि 12 महीने नदियां वो बहती रहती है, तीस तो उन्नय मरे भाई। तीस कहां मर रहे हैं? तीस तो उन्नय मरे। उन्नय यानी 69 डिग्री 30 मिनट, उन्नय 30 मरे, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। ये हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार। और यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट, यानी यहां पर 12 महीने नदियां बहती रहती है तो कोई भी तीस नहीं मरता। तो तीस कहां मरते हैं? तीस तो उन्नय मरे। उन्नय यानी 69 डिग्री 30 मिनट, उन्नय 30 मरे। तो अठ तो सारे 30 मरे, अठ तो सारे 30 मरे, अठ यानी 78 डिग्री, सारा यानी 17 मिनट, अठ तो यानी 78 डिग्री 17 मिनट, अठ तो सारे 30 मरे। तो 30 मरे कौन कौन? फिर ताईगा 3 बेटा, ताईगा 3 बेटा, ताई यानी 30 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 3 मिनट, ताईगा 3 बेटा। तो याद रखने की ट्रिक हमने पढ़ी कि यहां पर कोई भी तीस नहीं मरता गंगानगर वाले एरिया के अंदर क्योंकि यहां पर नदियां 12 महीने बहती रहती है। तो 30 डिग्री 12 मिनट, तो 30 कहां पर मरते हैं? 30 उन्नय मरे, 30 तो उन्नय मरे, 69 डिग्री 30 मिनट और अठ तो सारा ही मरे, 78 डिग्री 17 मिनट। तो मरे कौन कोनी? ताईगा 3 बेटा, ताईगा 3 बेटा, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। आइए मित्रों इनका जो ये जो विस्तार है अपने राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ये 869 किलोमीटर, कितना है?
869 किलोमीटर, और जो पूर्व उत्तर से दक्षिण का है मित्रों ये 826। पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है ये तो है 826, सॉरी पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है ये तो 869, और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है ये कितनी है 826। दोनों के मध्य अंतर पूछ लिया जाए तो कितने डिग्री का, कितने किलोमीटर का है, तो 43 किलोमीटर का। दोनों के बीच अंतर कितने किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का। और मध्यवर्ती गांव पूछ लिया जाए मित्रों, मध्यवर्ती गांव पूछ लिया जाए तो लापालोई, मध्यवर्ती गांव कौन सा है, लापालोई नागौर के अंदर पड़ता है मित्रों, लापालोई नागौर के अंदर पड़ता है, यह मध्यवर्ती गांव है। लेकिन रेलवे लाइट के सर्वे के अनुसार, रेलवे लाइट सर्वे के अनुसार गांव पूछ लिया जाए तो गगराना, गगराना ये रेलवे लाइट सर्वे के अनुसार पूछ लिया जाए तभी बताना है, वरना मध्यवर्ती गांव पूछ लिया जाए तो कौन सा है, लापालोई गांव। और ये कहां पर पड़ता है मित्रों, नागौर के अंदर। और अपने राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी कौन सा है, नागौर है, जबकि हृदय स्थल पर स्थित कौन सा है, अजमेर रहेगा मित्रों। तो इस प्रकार से ये था पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा हमने इसके किनारे पढ़े कि पूर्वी किनारा, पश्चिमी किनारा, उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारा, ये पढ़ा। इसके अलावा एक बात और याद रखना मित्रों कि यहां से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। और यहां से जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, इसके ऊपर मित्रों जो सूर्य है ये 21 जून को सीधा चमकता है, 21 जून को सीधा चमकता है। और ये कहां से गुजरती है, अपने राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है मित्रों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहां से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। और 21 जून को इसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध और राजस्थान या भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है। अभी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन या भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा मित्रों, 21 जून। और 2015 से 21 जून को योग दिवस के रूप में बनाना शुरू कर दिया गया। अभी योग दिवस कब से बनाना शुरू किया गया, तो 2015, 21 जून 2015 से योग दिवस के रूप में 21 जून को जो है वो मनाया जाता है मित्रों। इसके अलावा फिर अक्षांश देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है मित्रों, तो जो देशांतर रेखाएं होती है ये समय और तिथि बताती है मित्रों। देशांतर रेखा को समय तिथि रेखा भी कहा जाता है, समय तिथि रेखा भी कहा जाता है देशांतर रेखाओं को। और जो देशांतर रेखाएं होती है ये समय बतलाती है मित्रों। मान लिया कि आपका इधर पूर्व के अंदर धौलपुर है, जबकि पश्चिम के अंदर हमने पढ़ा कि जैसलमेर में है। पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर। पूछ लिया जाए कि दोनों के बीच समय का कितना अंतर रहेगा, दोनों के बीच समय का अंतर कितना रहेगा, तो यहां से सबसे पहले तो मित्रों आपको एक चीज और निकालनी है कि इन दोनों के बीच हमने केवल अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है वो निकाली, इसका विस्तार नहीं निकाला। और विस्तार पूछ लिया जाए कि अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा मित्रों, तो अक्षांशीय विस्तार निकालेंगे सबसे पहले तो। और अक्षांशीय विस्तार निकालेंगे तो इधर देखो 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, और इस साइड में 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट है मित्रों। याद रखना इधर 30 मिनट है, ऊपर कितनी है 17 मिनट। लेस करेंगे तो इधर मित्रों डिग्री है, और 1 डिग्री जब 1 मिनट में लाएंगे, मिनट में तो कितना जुड़ेगा, 60 जुड़ेगा। तो 78 से इधर 8 से 1 मिनट लाएंगे 17 के अंदर तो कितना हो जाएगा 17, और 60 कितने हो गए 77, यानी 77 माइनस कितना करना है 30, 7 में 3 गए कितने हो गए 47, 47 तो क्या हो गई मिनट। अब यहां पर कितना बचा 8 की जगह 7, इधर से एक असल ले लिया हमने, कितना हो गया 17, 17 में से 9 लेस कर देंगे कितना हो जाएगा 8, तो 8 डिग्री 17 मिनट, 8 डिग्री 17 मिनट। ये तो है आपका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया 8 डिग्री 17 मिनट। जबकि देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाए तो देशांतरीय विस्तार कितना रहेगा मित्रों, तो देशांतर विस्तार निकाल देंगे हम 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। लेस कितना करना है आपको 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट जो है ये लेस कर देंगे। 12 में से 3 लेस करो कितना हो गया 9, और इधर 10, 10 में से 3 गए 7, और 10 में से 3 गए कितने बच गए 7 बच गए, और 2 में से 2 गया 0, तो 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। ये तो क्या हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है मित्रों
8 डिग्री 4 मिनट, देशांतरीय विस्तार कितना आ जाएगा 7 डिग्री 4 मिनट। अब क्वेश्चन है आपका कि जो इधर धौलपुर और इधर जैसलमेर दोनों के बीच कितने समय का अंतर रहेगा, दोनों के बीच कितने समय का अंतर रहेगा। तो समय निकालना है, तो मित्रों हमने विस्तार निकाल लिया, कितना है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। अब चलिए समय निकालते हैं। तो समय निकालेंगे तो मित्रों याद रखना, एक बात आपको याद रखनी है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होते हैं, जबकि 1 मिनट बराबर 4 सेकंड, 1 मिनट बराबर 4 सेकंड। ये बात याद रखना जब भी समय निकालना हो तो, यानी 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं 4 मिनट, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 4 सेकंड। हमने अंतर निकाला कितना है 8 डिग्री 47 मिनट का, 8 डिग्री 47 मिनट। अब दोनों का समय निकालना है तो कितना समय आएगा, तो हमने अभी देखा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 4, यानी ये तो क्या है मित्रों सेकंड, और ये क्या रहेगी मिनट। 8 चौका 32, ये 32 क्या हो गई मिनट। इधर 47 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 2 4 चौके 16 और 2 18, 188, ये क्या हो गई सेकंड, 188 हो गई सेकंड। अब सेकंड के क्या बनाएंगे मिनट बनाएंगे, तो 6 तिया 18, 180 सेकंड के मिनट कितने हो गए 3, 32 और 3 35 मिनट, और कितने बच गए 8 सेकंड, 35 मिनट और 8 सेकंड, 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर रहेगा मित्रों। धौलपुर और जैसलमेर का अंतर जो है वो कितना रहेगा 35 मिनट और 8 सेकंड, यानी लगभग लिखा जाता है ये 36 मिनट, लगभग 36 मिनट या आधा घंटा। आपने बोल सकते हैं कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है 36 मिनट का है, या 35.8 मिनट, या 35 मिनट और 8 सेकंड का जो अंतर है वो है मित्रों। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इनके बीच की दूरी वगैरह जो हमने निकाली है वो है मित्रों। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।